हेलो बच्चों, तो कैसा स्वागत है आपका युवा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के मैक्सिमम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे लोग। ठीक है, और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और हमसे बहुत लंबे समय से पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा दिए गए होमवर्क को या हमारे द्वारा बताए गए प्रोसेस को जरूर करना होंगे, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर करते होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जिसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन है हमारे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना कि जल एवं मृदा के विस्तार। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं या लगाई जाती है। लोग दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हम इसमें जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी को करना है कंप्लीट करने से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए, बोले ना जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। ठीक है, ये उसका एरिया है। राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, समझ आ गया जलोढ़ मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में है और इसमें कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बह जाती है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बाहर ले जाती है, तो उसको रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं पाती तथा खेत में भी नमी बनी रहती है। इस प्रकार के कृषि को समुच्चय खेती कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। यानी उन क्षेत्रों में जहाँ पर पवन अपवर्तन पानी के द्वारा सॉरी हवा के द्वारा मिट्टी को बहा कर लाया जाता है ना, उन क्षेत्रों में कौन से तरीके को माना जाता है खेती करने के लिए। देखिए, पट्टिका कृषि पद्धति को पवन अपवर्तन वाले क्षेत्रों में उपयोगी माना जाता है। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टी लगाई जाती है। इससे तेज पवन भी खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं रहता। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए ना, ये फसल हम बो रहे हैं, फसल बो रहे हैं। ठीक है, एक लाइन से फसल ऐसे बो दिए, फसलों में घास बो दी, क्या बो दी घास, क्योंकि जो मिट्टी है ना वो उड़ के कहीं जा ना सके। इसी को क्या बोलते हैं, ये पद्धति उपयोग आती है कि क्षेत्र में जिस एरिया में पवन अपवर्तन होता है उस क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की विशेषता क्या है। ठीक है, देखिए भारत में मुख्यतः तटीय इलाकों में नदी डेल्टा बनाते हैं। जैसे भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावे महानदी, गोदावरी, कृषि और कावेरी नदी के मुहानों पर डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की विशेषता है कि इन सभी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिससे यह काफी उपजाऊ होती है। समझ ना, एक भारत की जो डेल्टा नदी है वो तटीय इलाकों में पाई जाती है। भारत का पूर्वोत्तर इलाका पूरा डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी ये नदियां भी क्या डेल्टा का विकास करती है। और इस डेल्टा मिट्टी का प्रॉफिट क्या है, फायदा क्या है कि इस मिट्टी में जहाँ भी होती है ना, यहाँ पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। इस मिट्टी का काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण क्या होगा ना, फसल चक्रण में एक पद्धति होती है। क्या होती है, एक मान लीजिए कभी गेहूं बोया, गेहूं के बाद हमने चावल की खेती, किसकी खेती, चावल की। फिर चावल की खेती में फिर सरसों बो दिया। ठीक है, सरसों बोने के बाद हमने इसमें अरहर बो दिया, फिर अरहर के बाद गेहूं बो दिया। तो ये प्रक्रिया जिससे चलती रही लंबी से, इसी को बोलते हैं फसल चक्रण। बोलते हैं। फसल चक्रण में मृदा बचाने में किस प्रकार सहायक है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए बोला गया है ना कि एक ही फसल को लगातार बोने से उस खेती की उपज क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अतः जलवायु दिशाओं के अनुसार दो या तीन फसलों के प्रकार को एक के बाद एक उगाते हैं।
इसे फसल चक्रण का समझ गया ना, कि कभी एक फसल फिर दूसरी फसल फिर तीसरी फसल को बोएंगे, ठीक है। इस चक्रण में एक फसल फलीदार होना चाहिए, जैसे चना, मेथी, मटर इत्यादि, ठीक है। इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु ग्रंथियां होती हैं, जो वायुमंडल नाइट्रोजन का यौगीकरण कर उसे नाइट्रेट में बदल कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इससे भूमि की उपज शक्ति बनी रहती है और मृदा संरक्षण को बल मिलता है, ठीक है। समझ गया ना कि मृदा संरक्षण में फसल चक्र किस प्रकार आवश्यक है, क्या करता है मृदा संरक्षण होता क्या है, फसल चक्र होता है, तो समझ गया ना कि फसल को चेंज करके बोना फसल चक्रण कहलाता है। और उसमें एक ऐसा फसल में फलीदार होना चाहिए, कैसा फलीदार, ये कहता है वातावरण से ना, कहाँ से, वातावरण से राइजोबियम इसमें पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु इसमें पाए जाते हैं, जो वातावरण से क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को यौगीकरण कर देते हैं और नाइट्रोजन बदलकर पेड़ पौधे जमीन में उपलब्ध कर देते हैं। मिट्टी की क्षमता क्या होती है, बनी रहती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि जलाक्रांत कैसी उपस्थिति होती है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। देखिए अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक सिंचाई से जलाक्रांत की समस्या पैदा होती है। जलाक्रांत की मृदा, देखिए जलाक्रांत की मृदा अपरदन में यह भूमिका है कि इसके कारण मृदा में अवनालिका प्रक्रिया होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। फलस्वरूप अन्न की कमी होने लगती है, जिससे अकाल का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक वर्षा जब होती है ना, अधिक सिंचाई, उसे जलाक्रांत बोलते हैं। अधिक मतलब जब पानी आ जाता है खेतों में ना, तो उसे जलाक्रांत कहते हैं। और जलाक्रांत मृदा पौधों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके कारण मृदा क्या होता है, अवनालिका का प्रक्रिया शुरू हो जाते हैं। इससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। फलस्वरूप अन्न की कमी होने लगती है, जिससे अकाल का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि मानव को जीवित रहना है, सभ्यता को कायम रखना है, तो हमें इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। जब पानी बढ़ जाता है ना, तो जलाक्रांत कहते हैं। और पानी बढ़ने के कारण ना मिट्टी में क्या होता है, लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मनुष्य को जीवित रहना है और अपनी सभ्यता को बचाए रखनी है, तो मनुष्य को जो मुसीबत का सामना करना होगा। ऐसे कुछ उपाय करने होंगे कि भूमि फिर से उपजाऊ बन जाए, ठीक है। हमें कुछ ऐसे तरीका करना है जैसे भूमि क्या है, फिर से उपजाऊ बन जाए। रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। फसल चक्रण का प्रयोग अपनाया जाना चाहिए। धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद वो भूमि उपजाऊ हो जाएगी। तो क्या बोला जाए ना, यूरिया, डाई, पोटास, जो भी खाद होते हैं, जो प्राकृतिक नहीं होते, उसका यूज नहीं करेंगे। प्राकृतिक खाद जैसे गोबर, बकरी की लोड़ी हो गई, या पेड़ पौधे जो सड़ गल गए हों, उनका उपयोग हमें खेतों में करना चाहिए, ठीक है। और फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए धीरे धीरे कर, कुछ ही समय में क्या होगा, मिट्टी जो होगी ना, वो उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के लिए एक निबंध लिखना है। मृदा संरक्षण के लिए एक निबंध लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं लोग। मृदा संरक्षण का तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। जल तथा पवन इत्यादि के द्वारा अपवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। मिट्टी अपरदन या मिट्टी कटाव धरती के ऊपरी मिट्टी को हटा देता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों, पोषक तत्वों, सूक्ष्म जीवों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यह पौधों को बढ़ने और उगने में मदद करता है। संरक्षण एक ऐसा कदम है जो मिट्टी की शक्ति को नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। जैसे क्या होगा कि मेरे संरक्षण का तात्पर्य क्या है कि मृदा संरक्षण होता है ना, मिट्टी के कटाव को रोक देता है। पानी के द्वारा, हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है ना, एक निरंतर प्रक्रिया जो चलती ही रहती है। तो उस कटाव को रोकने के लिए, जिसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीवों के लिए जरूरी होता है, इसलिए पेड़ पौधों को बोना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किस चीज में, मृदा अपरदन को रोकने में, ठीक है। संरक्षण एक ऐसा कदम है जो मिट्टी की शक्ति को नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे बोला है ना कि मृदा अपरदन से होने वाली हानि तो बहुत है, लेकिन इन सभी समस्याओं में से प्रमुख समस्या यह है कि ये कृषि उत्पादन में गंभीर रुकावट पैदा करता है, ठीक है। जिससे देश में अनाज की कमी होती है। इसी के कारण देश में भुखमरी की समस्या भी होती है। मृदा अपरदन की विकरालता एवं उसके फैलाव को कई भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। भौतिक
प्रमुख भौतिक कारक क्या है? जैसे वर्षा का अपवर्तनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता। प्रमुख सामाजिक कारक क्या है? वनों की कटाई, वनों में आग लगना, भूमि अपरदन की प्रकृति, खेती करने की विविध विविधता, फसल चक्रण में रासायनिक खादों का उपयोग और जनसंख्या में बढ़ोतरी। ठीक है, ये दो प्रकार से विविधता, एक भौतिक कारक और दूसरा सामाजिक कारण था। ठीक है, देखिए मृदा के संरक्षण में ना वे सभी विधियां आती है ना जिनके द्वारा मनुष्य अपवदन को रोक सकता है। ठीक है, देखिए बोला है कि मृदा के संरक्षण में वे सभी विधियां आती हैं जो क्या करती है? मृदा अपरदन को रोक दे सकती है। ठीक है, यदि मृदा बह गई या है या उड़ गई है तो उसे पुनः स्थापित करना आसान नहीं है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मृदा अपने स्थान पर सुरक्षित बनी रहे। संसार के भिन्न क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई गई हैं। मृदा संरक्षण में की विधियां हैं वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, पट्टीदार व सीढ़ीदार कृषि। ये सब तरीके हैं मृदा संरक्षण के बचाव के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बोला कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें क्यों ऐसा है। ठीक है, ऐसा आखिर है तो है क्यों? तो मान लीजिए अगर आप 500 की क्या करें अनाज खरीद कर लाए, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हुआ ना वो 200 का ही है, तो आखिर से हुआ तो हुआ क्यों? ठीक है, आप कहने के लिए अमीर हैं लेकिन आप वास्तव में अमीर है नहीं, तो ऐसा है कि उसको स्पष्ट करना है। बोला कि भारत में पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं। बोला कि भारत जो है ना वो जानवरों को पालने के मतलब बहुत आगे है, बहुत बहुत आगे है। लेकिन जब बात आती है चराने की ना, चारागाहों की ना, तो उसमें भारत मात खा जाता है। भारत में बहुत कम जगह है इसके लिए। ठीक है, इसका कारण यह है कि देश में कृषि क्षेत्र बढ़ने के चलते चारागाह की कमी हो गई है, अतः पशुपालन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग नगण्य है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ज्योग्राफी के जल संसाधन चैप्टर को पढ़ेंगे लोग। ठीक है, आप सब अपने दोस्तों से जरूर अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें, और इस चैनल को जरूर से जरूर अपने फ्रेंड के पास क्या करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।